हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स सेकंड में आज हम सब लोग इसका चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम सब लोगों ने प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ा, उसके अंकित प्रश्न को सॉल्व किया बालाजी प्रकाशन से। सेकंड चैप्टर में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं तरल स्थिति। तो भैया पहले चैप्टर में क्या था? पहले चैप्टर में जो ये यूनिट चल रही है वो चल रही है स्थूल पदार्थों के गुणधर्म। और स्थूल पदार्थों के गुणधर्म मतलब स्थूल पदार्थ मतलब यहाँ पर हम जब बल लगाएंगे तो वस्तु गति नहीं करेगी, उसका आकार बदलेगा। ये होता है स्थूल पदार्थों के गुणधर्म में। ठीक है। इसमें दो तरीके के चैप्टर हैं। सबसे पहला ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण और दूसरा तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक भैया। तो ये तरलों की यांत्रिक गुण का पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है तरल स्थितिकी। तो तरलों की यांत्रिक गुण में हम चैप्टर पढ़ेंगे जब तरल रुका हो, और फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे जब तरल गति कर रहा हो। तो इसमें तरल स्थितिकी पढ़ेंगे और इसका केवल एक ही चैप्टर है तरल दाब। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम सब लोग पढ़ेंगे तरल गतिकी, यानी उसमें तरल गति करेगा। ठीक भैया। तो यहाँ रुके हुए तरल पर हम बल लगाएंगे, उसमें गति करते हुए तरल पर बल लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है तरल। फ्लूइड क्या होता है? तो वे पदार्थ जिसमें बहने का गुण हो, अर्थात उन्हें रखने के लिए किसी बर्तन की जरूरत पड़े, एक तरल कहलाते हैं। एक ये चीज ध्यान दीजिए कि सभी द्रव तथा गैस तरल होती है। ठोस होता है द्रव, और द्रव और गैस क्या होती है? तरल। और गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है और द्रव की संपीड्यता बहुत ही कम होती है, यानी द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं। भैया संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता का मतलब है कंप्रेस करना। किसके कण को सबसे ज्यादा पास लाया जा सकता है, गैस के कि द्रव के? तो हम लोग जानते ही हैं गैस के कण को सबसे ज्यादा पास लाया जा सकता है। गैस के कण को सबसे ज्यादा पास लाया जा सकता है और फिर द्रव के कण। ठीक है। तो इसीलिए गैस की संपीड्यता ज्यादा होती है और द्रव की संपीड्यता लगभग लगभग असंपीड्य होते हैं, यानी ये ज्यादा कण, इनके कणों को ज्यादा पास पास नहीं ला सकते। अब अगला टॉपिक हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रणोद क्या होता है? प्रणोद क्या है? तो किसी पदार्थ की सतह पर अभिलंबवत बल प्रणोद कहलाता है। सतह पर या सतह के। ठीक है। अब ये होता क्या, जैसे ये एक कांपी एक है, इस पर अभिलंबवत बल, यानी ये एक सतह है, इस पर अभिलंबवत बल जब लगाएंगे लगाएंगे बाहर से, तो ये इसका क्या कहलाएगा? प्रणोद। अच्छा, प्रणोद के कारण ही हम कील को किसमें ठोकते हैं? दीवार में। भाई कील को दीवार में ठोकते हैं तो लंबवत बल लगाते ना, वो कील के ऊपर एक परत होती है, पृष्ठ होता है समतल, उसी के लंबवत हम बल लगाते, सीधा बल लगाते। ठीक है। और एक एग्जाम्पल है, ड्राइंग बोर्ड पर पिन लगाते समय हमारे हाथ के अंगूठे द्वारा लगाया गया बल बोर्ड पर अभिलंबवत दिशा में कार्य करता है। भाई ड्राइंग बोर्ड पर क्या होता है, जो कोचिंग वगैरह में पेपर वगैरह होता है या स्कूल वगैरह में जब कोई सूचना लगाई जाती है तो उसमें पिन, वो जो A4 साइज का पेपर होता है उसको पिन के द्वारा जो है उसी में लगा दिया जाता है। ठीक है, वही ड्राइंग बोर्ड होता है। ठीक है। तो लगाते हैं तो अंगूठे से ऐसे डायरेक्ट सीधा दबाते हैं, तो वो होता है प्रणोद। अब दाब क्या होता है? तो बस जो ये प्रणोद लगाया गया था, ध्यान दीजिए भैया, ये जो प्रणोद आया था ये पूरी सतह पर, भाई प्रणोद कील की पूरी सतह पर हमने बल लगाया। उस सतह पर हमको नहीं चाहिए, हम कील पर, पूरी कील पर कितना बल लग रहा है हम ये नहीं जान चाहते, उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है वो होता है दाब। एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई पर लगने वाला बल, ये होता है एकांक क्षेत्रफल। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई पर जो बल लगता है, प्रणोद लगता है, वो कहलाता है दाब। तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, वो वस्तु की सतह पर लगने वाला अभिलंबवत बल, और ये वस्तु की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल यानी प्रणोद को दाब कहते हैं।
तो वो बल जो है वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कितना लगा। अब जैसे इस कापी पर हमने दबाया, इस कापी को ऐसे दबाए, इस कापी को ऐसे दबाया, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगा। पूरे पर हमको नहीं चाहिए, उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगा। एकांक क्षेत्रफल मतलब इतने भाग पर। ठीक है, तो हमको एकांक क्षेत्रफल पर बताना है। अब क्षेत्रफल चाहे 1 मीटर स्क्वायर से कम हो चाहे ज्यादा। अब भैया जैसे हम बाजार से, मार्केट से चीनी लेकर के आते हैं 100 ग्राम, तब भी हम 1 किलो ग्राम की चीनी का दाम बता सकते हैं। अगर हम चीनी को 10 किलो लेकर के आए, तब भी हम 1 किलो का दाम बता सकते हैं। तो चाहे कम लाइए चाहे ज्यादा लाइए, हम बता सकते हैं 1 किलोग्राम का। तो सेम वही चीज है, चाहे क्षेत्रफल एकांक यानी 1 मीटर स्क्वायर से कम हो चाहे ज्यादा, हम फिर भी दाब बता सकते हैं। ठीक, दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। अब ये हो गई सतह। ध्यान से देखिए, ये एक सतह है जिसका क्षेत्रफल कितना A, और इस पर हमने बल कितना लगाया F। तो इसके एकांक पूरे क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। एकांक क्षेत्रफल पर F अपान A। एकांक का मतलब एक क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर पर बल कितना लग रहा है, F अपान A। और एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, 1 मीटर स्क्वायर पर जो बल लगता है यानी F अपान A, यही P होता है। तो P बराबर F अपान A। याद रखिए, यहाँ पर बल, बल क्या है, अभिलंबवत है यानी प्रणोद है, और बटा क्षेत्रफल। एक चीज यहाँ पर बताने की कोशिश करें, ध्यान से समझिए। क्षेत्रफल यहाँ पर जो लिया गया है वो दरअसल वेक्टर ए है, क्षेत्रफल सदिश लिया गया है यूज में। एक होता है क्षेत्रफल सदिश, ये बराबर क्या होता है, ये होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल और एन वेक्टर के बराबर, एन कैप के बराबर। जिसके ऊपर कैप लगा होता है वो दिशा बताता है हमेशा। कैप वाली चीजें हमेशा क्या बताती हैं, दिशा के बारे में बताती हैं। तो ये दिशा बताता है। तो क्षेत्रफल को जब अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे, तो इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, क्षेत्रफल का परिमाण। भाई सदिश राशि में दो चीजें होती है, मान और दिशा। तो मान हो गया ए वेक्टर का मान हो गया ए, और दिशा हो गई एन कैप। एन कैप क्या है, किसी भी, जैसे ये कॉपी है, इसका लंब किधर आया, ऊपर, तो ये क्षेत्रफल सदिश। ऊपर भी हो सकता है लंब, नीचे भी हो सकता है लंब, तो ये चीज होता है क्षेत्रफल सदिश। एन कैप की दिशा लंब होती है, किसी भी सतह के लंब होती है। और याद रखिए, इसकी दिशा हम हमेशा बल की दिशा में ही लेते हैं। अब बल नीचे लग रहा है तो क्षेत्रफल सदिश भी नीचे लगेगा। तो क्षेत्रफल को यहाँ क्षेत्रफल भी सदिश राशि और बल तो सदिश राशि ही है। इन दोनों के सदिश राशि होने के कारण पी भी कौन सी राशि होती है, सदिश। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, वस्तु की पूरे सतह पर कितना बल लग रहा है उससे नहीं मतलब, उसके एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगा है वो कहलाता है दाब। दाब बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबल जैसा होता है। दाब बिल्कुल किसके जैसा होता है, प्रतिबल जैसा। बस प्रतिबल एक आंतरिक बल था, अंदर से बाहर की ओर लगा था, और ये क्या, दाब क्या है, बाहर से अंदर की ओर लगता है। बाहर से हम बल लगाते, बाह्य बल लगाते। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। तो दाब बराबर क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, दाब का प्रतीक P है। मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। याद रखिए, मात्रकों को जरूरी है याद करना। ठीक है, तो दाब, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। और पास्कल का प्रतीक, पास्कल एक नाम है तो इसलिए इसको पीए से, पी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। इसके और अन्य मात्रक होते हैं, जैसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हुआ, पास्कल हुआ, एटीएम हुआ, बार, टार, ये सभी दाब के मात्रक होते हैं। तो एक एटीएम, एक वायुमंडलीय, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर, यानी लगभग 1 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। पास्कल मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर, या 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के ही बराबर होता है। ठीक है, तो एक एटीएम बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, ये भी चीज याद रखिए। एक टार बराबर 133 पास्कल होता है। ठीक, तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, और एक टार बराबर 133 पास्कल होता है। अब इसका विमीय सूत्र ml इनवर्स t माइनस 2 होगा, क्योंकि बल का ml t माइनस 2 होता है और क्षेत्रफल का L2 होता है। एक L खत्म, एक L ऊपर चला जाएगा, नीचे दो थे ना, एक ऊपर चला गया माइनस। तो ml इनवर्स t माइनस 2। राशि कौन सी है, अदिश राशि। दोनों सदिश राशि होने के कारण दाब एक अदिश राशि।
तो विमीय सूत्र ध्यान से देख लीजिए, बल की विमा होती है mlt-2 कोष्ठक के रूप में, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है L स्क्वायर। एक L से एक L खत्म, एक L नीचे प्लस का बचा, ऊपर गया माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं औसत दाब क्या होता है। अगर कभी भी फिजिक्स में औसत मान निकालते हैं किसी भी अदिश राशि का, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ठीक, पी बार बराबर या पी एवरेज बराबर डेल्टा एफ अपान डेल्टा ए। ठीक भैया, डेल्टा एफ अपान डेल्टा ए जो है, ये इसका औसत दाब ऐसे निकालना है। ठीक, अब एक और फार्मूला औसत दाब, कुल बल बटा कुल क्षेत्रफल, ये चीज कर सकते हैं। घनत्व क्या होता है, घनत्व हमें ये बताता है कि जैसे ये इस पेन में जो कण है वो कितने पास पास, ये बताता है घनत्व। और ये कागज में कण कितने पास पास, ये बताता है कागज का घनत्व। ठीक, तो घनत्व हमें ये बताता है किसी भी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हो वो कितने पास है। तो बताइए किसमें सबसे पास होंगे, पेन में कि कागज में? तो जाहिर सी बात है पेन में, क्योंकि पेन ज्यादा टाइट है और कागज मुलायम है। तो कागज में कण जो होते छोटे छोटे वो दूर दूर होते और पेन में छोटे छोटे कण पास होते। जाहिर सी बात है पेन का घनत्व ज्यादा और कागज का घनत्व कम है। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो किसी समांग तरल या ठोस का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या होता है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। एक गत्ता ले लो, गत्ता देखो ना, गत्ते की लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर, उसका जो भी वजन होए वही कहलाता है घनत्व। ठीक भैया, आई बात समझ में? यानी कि गत्ते का हमने मान लिया पूरा वॉल्यूम कितना है v, भाई हमने मान लिया एकांक नहीं हुआ तब क्या होगा, हम बताएंगे 1 किलोग्राम का ही मूल्य, एकांक का ही मान बताएंगे। लेकिन लेकिन हम माने चाहे 1 से कम चाहे 1 से ज्यादा, हम बताएंगे 1 का। तो v आयतन हमने मान लिया, टोटल आयतन कितना है v है, और v आयतन का द्रव्यमान कितना है, वजन कितना है m। अब जैसे पेन का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर है, छोटा बेलन जैसा है। तो इस पेन का आयतन कितना है, हमने मान लिया v, और इसका वजन कितना है m। तो v आयतन का वजन कितना है m, तो एकांक आयतन का कितना होगा m अपान v। भाई 5 पेन 25 रुपए के, तो एक पेन का मूल्य 25/5 ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा, भाग कराएंगे। v का मान कितना डाला गया 1, और मात्रक क्या होता है v का मीटर क्यूब। तो एकांक आयतन इसी को कहा जाता है। एकांक आयतन का देखो, v आयतन का द्रव्यमान m, एकांक आयतन का m अपान v, और एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है, घनत्व। घनत्व m अपान v, एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है m अपान v ही क्या है, रो। रो से लिखते हैं या d से भी लिखते हैं, रो या घनत्व, इसको रो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, रो। तो ये हो गया इसका घनत्व। घनत्व का फार्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बराबर करेंगे घनत्व गुणा आयतन हो जाएगा। ठीक भैया, अब इसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक रो भी लिखा जाता है, डी से भी लिखा जाता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, किग्रा प्रति मीटर क्यूब भी होता है, और सीजीएस मात्रक होता है, किलोग्राम को ग्राम में लिखा जाता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। तो लंबाई मीटर मीटर में है, द्रव्यमान किलोग्राम किलोग्राम में है। इसमें सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो लंबाई सेमी में और द्रव्यमान ग्राम में, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक पता चल गया। विमीय सूत्र देखते हैं, द्रव्यमान की विमा m होती है मूल राशि, और आयतन की L3 होती है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई की भी L होती है, चौड़ाई की भी L होती है, ऊंचाई की भी L होती है, तो L3 हो जाएगी, और ऊपर जाएगी तो माइनस, तो Ml-3 हो जाएगी घनत्व का विमीय सूत्र। राशि कौन सी है, अदिश राशि है, कोई दिशा इसमें नहीं होती है। ठीक है भैया, कुछ वैल्यू देख लेते हैं, कुछ वैल्यू देख लेते हैं। जैसे जल का घनत्व कितना होता है, जो जल का घनत्व होता है, याद रखिए जल का घनत्व, ठीक, वो होता है 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब जल का घनत्व होता है। ठीक, जल का घनत्व ये एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कितना होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
सॉल्व करना है तो देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो 1000 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे कितने से गुणा 1000 से। अब ये ग्राम में हो गया बटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कैसे कितने से गुणा 10 से। अब कितने मीटर है 3 है। तो एक का चेंज किया 100 से गुणा, दूसरे वाले मीटर का भी 100 से गुणा, तीसरे वाले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से गुणा। और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। भाई 3 सेंटीमीटर है, एक 3 मीटर तो 3 सेंटीमीटर हो गए। और 3 100 आएंगे। कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एक आ गया। ठीक है। ऐसे ही पारे का घनत्व होता है। पारे का घनत्व कितना होता है, पारे का घनत्व कितना होता है 13.6 गुणे 10 की घात 3 सबसे ज्यादा होता है किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक, ये एक ऐसा द्रव होता है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। बाकी तो ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये एक ऐसा द्रव है जिसका घनत्व द्रव में सबसे ज्यादा घनत्व पारे का ही होता है। ठीक। और सीजीएस में कितना होगा 13.6। और ये इतने के बराबर सीजीएस में देखो 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब को हम क्या लिखते हैं 1000 मतलब 10 की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा ये कितने हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो ये हो जाते हैं पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10 की घात 3 और जल का घनत्व 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये याद करिए, सीजीएस वाले तो याद ही हो जाएंगे। ठीक है भैया। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग आपेक्षिक घनत्व क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।